हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यू टारगेट एकेडमी के चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो लगातार वीडियोस बन रहे हैं साथियों। तो क्लास नंबर 7 से, और इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आर्मी, पुलिस, पटवारी, रेलवे, एसएससी व अन्य एग्जाम्स के लिए जिसमें भी विज्ञान पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आपके लिए इस पीडीएफ में दिया है। विज्ञान से क्लासेस रिलेटेड है और काफी अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो साथियों देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और पहला क्वेश्चन जो है ऊष्मा का सबसे खराब चालक। तो ऊष्मा का सबसे खराब चालक किसे कहा जाता है? तो साथियों ऊष्मा का सबसे खराब चालक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हमारे लकड़ी को। जो लकड़ी होती है उसे ऊष्मा का सबसे खराब चालक माना जाता है। तो ऊष्मा का सबसे खराब चालक किसे कहा जाएगा? लकड़ी को। जो लकड़ी है ये ऊष्मा की सबसे खराब चालक है। इसका कहने का मतलब है इसमें करंट नहीं आता है। अगर सूखी लकड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल लाइट में, विद्युत में कर सकते हैं, बट अगर गीली है तो दिक्कत देगी। तो सूखी लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की सबसे खराब चालक होती है। इसलिए इसका उपयोग हैंडल, फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा जो चाय की तपेली होती है, जो चाय बनाता है बड़ी बड़ी दुकानों पर, उसमें जो हत्ता लगाया जाता है वो भी लकड़ी का ही लगाया जाता है, क्योंकि वो चालक कम होती है। लोहे का हत्ता लगाएंगे तो तपेली जल्दी गर्म हो जाएगी। तो ऊष्मा का सबसे खराब चालक लकड़ी। तापमापी का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों तापमापी का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। ये देख सकते हैं हम हमारे गैलीलियो जी किस प्रकार से जो है दिख रहे हैं चित्र में। उसके बाद देखिए सेल्सियस। आप एक खासियत देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके बाल बड़े हैं या इनकी दाढ़ियां बड़ी हैं। तो यही है कि एक साइंटिस्ट जो होता है अपने काम के प्रति काफी लगन से काम करता है, तो बाकी और किसी चीज की उनको परवाह नहीं होती है। तो वही चीजें साथियों तुमको भी ऐसे पढ़ाई पर बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए और लगना चाहिए कुछ ना कुछ। तो सेल्सियस पैमाना। तो सेल्सियस पैमाना जो है हमारे सेल्सियस जी ने इसका आविष्कार किया था, एंडर्स सेल्सियस। स्वीडिश वैज्ञानिक थे। 1742 में सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किया था। इसमें हिमांक जो होता है साथियों वो 0 से स्टार्ट होता है, और यहां पर देखिए जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इसका कहने का मतलब है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। उसके बाद साथियों बात करते हैं केल्विन पैमाने की। तो केल्विन पैमाने का आविष्कार किसने किया था? लॉर्ड केल्विन ने किया था। लॉर्ड केल्विन ने इसका आविष्कार किया था। इसमें न्यूनतम ताप 0 के होता है। साथियों जल का क्वथनांक कितना होता है ये देख सकते हैं। पानी जो उबल रहा है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जल का क्वथनांक, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। इसलिए जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर जल गैस में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब उबल उबल कर आपने देखा होगा कि पानी जो है भाप के रूप में उड़ना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है खुशी देखिए। ये हमारे जो है पेरेंट्स होते हैं, भगवान से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, और ये देखिए आप जो बंदा है आपके जैसे मेहनत करता रहता है और लक्ष्य भारतीय सेना अफसर बनना, तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। गरीब माता पिता का बेटा जब पढ़ाई में जीतता है ना साथियों, जब पढ़ाई में जीतता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती है। ये आप जो तैयारी कर रहे हैं ये केवल एक परीक्षा नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल देता है साथियों। और आपको तैयारी ऐसी करनी है कि हमारे माता पिता के सपने पूरे हो, और वो हमारी जो सिस्टर है जब हम घर पर जाए ना सफल होकर, जब वर्दी पहनकर जाए ना, तो वो इसी प्रकार से आरती करे आपकी और वेलकम करे आपका। तो बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिए, एक दिन सफलता आपके खाते में जरूर आएगी। चलते रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो पर नए हैं तो जरूर इसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की मेहनत कल की जीत और आने वाली पीढ़ियों की तकदीर है साथियों। तो निश्चित रूप से देश सेवा जो नाम रोशन कर दे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। तो शानदार मोटिवेशन था आप लोगों के लिए जो हमने बताया। अब चलते हैं हम जल का हिमांक। तो साथियों जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देख सकते हैं बर्फ में परिणत हो जाता है। ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है साथियों एम्पियर। किस में नापते हैं? एम्पियर में। विद्युत विभव की इकाई क्या होती है? वोल्ट। विद्युत विभव की इकाई क्या होगी साथियों? वोल्ट होगी। विद्युत विभव की इकाई क्या होगी? वोल्ट। प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? प्रतिरोध जो होता है ना उसकी इकाई क्या होगी साथियों? ओम होगी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी? विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होगी। क्या होगी? वॉट होगी। आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। क्या है साथियों? किलोवाट घंटा।
विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। एक यूनिट बिजली किसके बराबर होती है? तो 1 किलोवाट हॉर्स के बराबर, ठीक है, 1 kW के बराबर। 1 यूनिट बराबर 1 kWh। 1 किलोवाट शक्ति को 1 घंटे तक प्रयोग करने पर 1 यूनिट बिजली की खपत होती है। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम बराबर होता है V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम होता है V बराबर IR। विद्युत बल्ब का तंतु, जो विद्युत बल्ब होता है साथियों, इसमें जो तंतु लगा होता है, ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है साथियों टंगस्टन का। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब इसको जो गलना होता है तो बहुत अधिक तापमान पर गलेगा। तो ये 3422 डिग्री सेल्सियस पर जाकर इसका गलनांक होता है। अब बात करें विद्युत मोटर का सिद्धांत, तो साथियों ये विद्युत मोटर जो है किस पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारा प्रवाहित चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो वह गति करता है। तो अगला देखिएगा साथियों, तो ये सारे बेसिक साइंस है। जनरेटर का सिद्धांत, आप घर में जनरेटर जो चलता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए जनरेटर चल रहा है और जनरेटर जब चलाया जा रहा है तो क्या हो रहा है? यहां से अपन बल्ब जल रहा है। क्या जल रहा है? बल्ब जल रहा है। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो EMF उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा पर। ये ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीयक कुंडली होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डीसी, तो डीसी जो होता है ना, एसी और डीसी, एसी और डीसी, एसी को डीसी में या डीसी को एसी में, तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है साथियों? डायरेक्ट करंट होता है। डीसी का अर्थ होता है डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है। आगे देखिए, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, एसी का अल्टरनेटिव करो, प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यक्ष धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। घरेलू बिजली की आवृत्ति होती है, घरेलू बिजली की आवृत्ति क्या होती है साथियों? तो 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है घरेलू बिजली की आवृत्ति। आप देख सकते हैं घर में जो बिजली जल रही है, ये जो जल रही है डायरेक्टली यहां से इन बड़े बड़े जो हैं लाइट के खंभों से डायरेक्टली बिजली हम नहीं ले सकते। भारत में घरेलू बिजली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात एसी धारा प्रति सेकंड 50 बार दिशा बदलती है। यह मानक आवृत्ति जनरेटर से उत्पन्न होती है। अगला देखिएगा, चुंबक के ध्रुव। तो चुंबक के ध्रुव किस टाइप से जो प्रोसेस करते हैं? तो चुंबक के ध्रुव की बात करें तो चुंबक के ध्रुव होते हैं, कितने होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं साथियों वो 2 होते हैं। एक को N बोला जाता है और एक को S बोला जाता है। एक को नॉर्थ यानी उत्तर, एक को साउथ यानी दक्षिण बोला जाता है। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। जितने भी चुंबक है, जैसे हम किसी भी चुंबक के टुकड़े भी कर देना तो उसमें भी क्या हो जाते हैं? वापिस क्या हो जाते हैं? 2 ध्रुव बन जाते हैं। एक को N से बोलते हैं और एक को S से बोलते हैं। ध्रुव अलग अलग नहीं किए जा सकते। चुंबक को तोड़ने पर भी दोनों ध्रुव हर टुकड़े में होते हैं, मतलब जितने टुकड़े करोगे उतने ही ध्रुव अलग हो जाएंगे, मतलब N और S हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम चुंबक के 2 ध्रुव हैं, मान लीजिए ये वाले N और S, तो मैं बीच में से तोड़ दूंगा तो S अलग हो जाएगा और N अलग हो जाएगा। नहीं, जब आप इसमें बीच में से तोड़ेंगे ना इस टाइप से, तो ये S यहां आ जाएगा और N वापिस यहीं बन जाएगा। फिर से इसका टुकड़ा करेंगे छोटा तो N यहां आ जाएगा और S यहां आ जाएगा, फिर N यहां आ जाएगा, S यहां आ जाएगा। जितने टुकड़े करेंगे उतना ही NS वापस आ जाएगा, यानी ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखो, समान ध्रुव, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना, अगर हम NN को पास में लाएंगे, अब देखो चुंबक जो होती है ना, हम देखते हैं बचपन में जो स्पीकर आता था पहले के जमाने में, हम उस स्पीकर की चुंबक निकाल लेते थे और आपस में ऐसे चिपका देते। तो आपने देखा होगा, जो जानते हैं कि एक स्पीकर होता था, उसकी एक सी चुंबक होती थी, तो इस प्रकार से वो स्पीकर हुआ करता था, ठीक है, और उसमें यहां पर चुंबक होती थी। तो हम क्या करते थे, बीच में उसके कील लगाने की कोशिश करते थे, तो वो क्या करता था, साइड में चली जाती थी, बीच में नहीं चिपकती थी, ठीक है। और क्या करते थे, बहुत सी बार 2 चुंबक को लेकर हम पास लाने की कोशिश करते थे, तो वो ऐसे पास नहीं आती थी, दूर छटकती थी, ऐसे साइडों में जाने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चुंबक के जो ध्रुव है NN, उनको एक साथ
आकर्षित नहीं करा सकते, यानी वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। वही एस एस की बात करें तो ये एस एस है, ये भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भेजते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं ना। देखिए आप, दूर धकेलते हैं। तो असमान ध्रुव, असमान ध्रुव का मतलब है एन और एस अगर पास में आएंगे ना तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करते हैं एन और एस होते तो, ठीक है, चाहे वो एन एस हो या एन एस एन हो। समान ध्रुव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। क्या है भाई, पृथ्वी क्या है, एक विशाल चुंबक है। विशाल चुंबक है जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप देखो छत पे से कोई वस्तु गिर जाती है तो वो नीचे की ओर आती है, ना कि ऊपर की ओर जाती है। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई उसे नीचे खींच रहा है। तो जो पृथ्वी है नीचे की ओर खींच रही है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब हम नीचे से पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो नीचे से पत्थर फेंकते हैं, जितना हम पावर लगाते हैं ना, उस पावर से हम पत्थर फेंकते हैं ना ऊपर, तो पत्थर ऊपर की ओर जाता है, जा रहा है पत्थर ऊपर की ओर। पर एक स्थिति ऐसी आती है कि पत्थर रुक जाता है। रुकने के बाद कुछ सेकंड के, कुछ और सेकंड्स के अंदर से पल्स में अगर देखें तो वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, क्योंकि पत्थर को समझ नहीं आता है कि वो ऊपर जाए या नीचे आए। पर पृथ्वी कहती है बेटा नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि पावरफुल, ठीक है, क्या है अपन, पावरफुल है, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के अंदर। वापिस आ जा, कहां को जाता है, तो कहा जाता है कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। पृथ्वी से कोई वस्तु अगर इस प्रकार से फेंकी जाती है, वो पृथ्वी से दूर चली जाती है। जैसे हम देखते हैं अंतरिक्ष यान वगैरह वगैरह पृथ्वी से प्रेक्षित किए जाते हैं, तो वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उससे ज्यादा गति से उसे फेंका जाता है, तो वो दूर चले जाता है। तो उसे बोला जाता है पृथ्वी का पलायन वेग। चुंबकीय सुई, अगर किसी चुंबकीय सुई को, जैसे ये सुई है, इसको ऐसे गोल घुमा देते, ठीक है, ऐसे गोल घुमा देते, तो घुमाने के बाद जब ये घूमती रहेगी बार 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 बार, तो हमेशा देखिएगा ये उत्तर दक्षिण दिशाओं में भी ही ठहरेगी। तो ये जैसे जलयान वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, जैसे बहुत अथाह समुद्र होता है, तो वहां पर जहाज की दिशा ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और भी उपकरण होते हैं, तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। स्वतंत्र सुई स्वतंत्र रूप से तभी घूमती है जब उसे बीच में रखा जाए। अब बात करें, जैसे मान लीजिए एक गेंद होती है, एक ऐसे लकड़ी के दो गट्टे लगा दिए एक साइड में और उसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया, तो वो ऐसे रुकेंगे ना, जब रुकेंगे तो क्या होगा, वापिस आके वहीं रुकेंगे। अगर जंगल में यदि आपको रास्ता भटक जाते हैं और आपको यदि पता करना है किस साइड उत्तर है किस साइड दक्षिण है, तो हम किस साइड जा रहे हैं, तो यहां क्या होता है, एक पानी का गड्ढा खो दिया, एक गड्ढा खो दिया, मतलब उसके अंदर आपके पास यदि बोतल है तो उसमें से पानी डालिए और उसको भर लीजिए, और एक लकड़ी का जो है छोटा सा डंडा आप लीजिए और उसे उस पानी में डालिए, ठीक है, पतला वाला, पतला डंडे का मतलब बिल्कुल बारीक, जो सुई जैसा हो, हल्का फुल्का, उसको पानी में डाल के ऐसे घुमा दीजिए, पानी को थोड़ा घुमा दीजिए और ऐसे कर दीजिए, तो वो लकड़ी का जो डंडा है ना, वो चुंबकीय सुई का वर्क करता है और हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। उससे आपको पता चल जाता है किस ओर जाना है, ठीक है, क्योंकि जंगल में हमको कोई दूसरी चीज मिल नहीं सकती, तो उसी का हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही बताया जाता है कि आपको दिशा का ज्ञान हो जाता है। माँ बाप अपनी खुशियां बेचकर तुम्हारे सपने खरीदते हैं। अब तुम्हारी बारी है मेरे साथियों, माँ बाप अपनी खुशियां बेचकर तुम्हारे सपने खरीदते हैं। अब तुम्हारी बारी है साथियों कि अपनी मेहनत से उनके अधूरे सपने को पूरा करें। तो पढ़ो इतना कि एक दिन वो गर्व से कहे हमने सही फैसले किए थे। माँ की त्याग तुम्हारी सफलता की पहचान है, उनकी उम्मीद है तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पढ़ाई उनका सपना है, तुम्हारी सफलता उनकी जीत है। मेरे साथियों, ये देख सकते हैं एक पिता कितनी मेहनत करता है अपने घर परिवार को चलाने के लिए, और ये आपके जैसा विद्यार्थी देखो बिल्कुल अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए सपने, संघर्ष, मेहनत, लगन और सफलता के साथ मेहनत कर रहा है, ठीक है। आशा है कि आप इसी प्रकार से मेहनत कर रहे होंगे। उम्मीद लगाए बैठे हैं बूढ़े माँ बाप कि हमारा बेटा कुछ करके दिखाएगा, हमारी बेटी कुछ करके दिखाएगी। देख सकते हैं आप, ये भी किसी के बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया, आज नाम चलता है उनका और वो उनके नाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ करके आपको दिखाना है। तो आ जाइए साथियों, हम चलते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अब आपको बताया था सूर्य जो है क्या है, एक तारा है, सौर मंडल का मुखिया है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं, 8।
ठीक है। सबसे पास में ग्रह है बुध, दूर है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप से सबसे दूर जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो सूर्य का जो अंदर होता है क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। वो नाभिकीय संलयन की क्रिया होने के बाद सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो सूर्य के अंदर जो सबसे ज्यादा भाग होता है साथियों वो काय का होता है? वो होता है 71%, है ना। तो नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। और 29% के समथिंग क्या होता है? लगभग 28% के समथिंग ऐसा कुछ बताते हैं कि हीलियम होता है। हीलियम की मात्रा कम होती है, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। परमाणु बम आधारित है किसकी? नाभिकीय विखंडन पर। देखो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम, आपको पता है 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा चुका है, ठीक है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। आप देख सकते हैं कितना धुएं का ये परमाणु बम जब नीचे गिरता है तो धुएं का गुबार कितना उड़ता है, कितनी आग लगती है। और जहां पर ये गिरता है वो जमीन ये मान के चलिए कि 7 पीढ़ियों के लिए तो बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन बम पर आधारित नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन बम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ट्रिटियम, इस टाइप से। तो इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है और भविष्य में इसका उपयोग भी ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है साथियों, क्योंकि परमाणु बम से अगर देखा जाए ना तो एक शहर नष्ट होगा। परमाणु बम से केवल एक शहर नष्ट होगा, पर हाइड्रोजन बम से ऐसे 1000 शहर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। कितने शहर नष्ट हो जाएंगे? 1000 शहर। अगर परमाणु बम इतना खतरनाक है कि उससे एक शहर नष्ट होता है तो हाइड्रोजन बम से 1000 शहर नष्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि परमाणु बम से 1000 गुना घातक होता है हाइड्रोजन बम। क्या होता है? हाइड्रोजन बम। तो ध्यान रखिएगा, हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं और ये हाइड्रोजन बम कहलाते हैं। तो साथियों रेडियम की खोज करना, रेडियम की खोजकर्ता कौन है? तो साथियों रेडियम की खोजकर्ता का नाम है मैडम क्यूरी। क्या नाम है? ये देख सकते हैं मैडम है और ये क्यूरी है। तो मैडम क्यूरी है। एक्सरे मशीन, जो आपकी कभी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर फटाक से लेकर जाता है और एक्सरा करके बताता है कि आपकी ये हड्डी है, आपको सामने वो चित्र बता देता है कि आपकी हड्डी यहाँ से टूटी है। तो हमारे रोंटेजन जो थे उन्होंने एक्सरे की खोज करी। किसकी खोज करी? एक्सरे की। देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो हाथ का पूरा एक्सरा निकाल दिया उन्होंने, हड्डी हड्डी आपको दिखा दी है कि किस प्रकार से जो है आपकी हड्डियां है। तो हमारे रोंटेजन ने इसका आविष्कार किया था। काफी मेहनत के बाद कोई चीज आविष्कार होती है साथियों, ठीक है। तो वही वाली बात है, आप लोगों को अपनी रोजगार का आविष्कार करना है, कोई ना कोई रोजगार आपको पाना है। रोंटेजन ने आविष्कार किया था 8 नवंबर 1895 को एक्स किरणों की खोज करी थी। एक्स किरण शरीर के अंदर की संरचना दिखाती है। इन्हें चिकित्सा एक्सरे में बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया, हड्डी का ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आगे देखते हैं साथियों। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास आ रही है। देखते हैं रेडियोधर्मिता की इकाई। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। क्या है साथियों? क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी ने करी थी। आगे देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे चार्ल्स बेबेज जो थे उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहले जो कंप्यूटर आता था साथियों वो एक कमरे के आकार का होता था, बड़ी बड़ी ट्यूबें लगी रहती थी, नलियां लगी रहती थी। तो हमारे चार्ल्स बेबेज ने कितनी मेहनत करके जो कंप्यूटर का आविष्कार किया। आज हम देखते हैं, हम कंप्यूटर को मोबाइल के रूप में लेकर घूमते रहते हैं। जो कंप्यूटर से वर्क करते हैं वही मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मोबाइल का आविष्कार किया किसने किया था? मार्टिन कपूर ने। ध्यान रखना, मार्टिन कपूर ने। जो चार्ल्स बेबेज है इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल मशीन का निर्माण किया था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो साथियों 333 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत के प्रथम उपग्रह की बात करें साथियों तो भारत ने पहला उपग्रह बनाया था आर्यभट्ट। ये देख सकते हैं आप, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। 19 अप्रैल 1975 को इसे प्रेक्षित किया गया था। इसे सोवियत संघ की सहायता से यानी रूस की सहायता से जो प्रेक्षित किया गया था। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री। तो साथियों देखो, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री हमारे जो है राकेश शर्मा जी हैं, जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे भारत की ओर से, जिन्होंने भारत में जन्म लिया था और भारत की ओर से अंतरिक्ष में गए थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष यात्रा की और ये गए थे सोवियत यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में गए थे। इन्होंने अंतरिक्ष से, जब इंदिरा गांधी ने जो भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय, उन्होंने बात करी थी राकेश शर्मा से और राकेश शर्मा से पूछा था कि राकेश
अंतरिक्ष से भारत कैसा नजर आता है? तो राकेश, अंतरिक्ष से भारत कैसा नजर आता है? हमारी माननीय इंदिरा गांधी महोदय ने यह पूछा था, तो राकेश जी ने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा। और इतना कहने के बाद वहां से कनेक्शन टूट गया था, दोबारा बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि अंतरिक्ष से बात कर रहे थे ये। तो क्या बोला था? सारे जहां से अच्छा। और वास्तव में हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है, और इसे और अच्छा बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए, भारत को सहयोग प्रदान करिए, भारत देश को आगे बढ़ाने में। तो साथियों, तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? अब बात आती है साथियों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहां पर है ये देख सकते हैं आप, इसरो का हेडक्वार्टर, ये लिखा हुआ है इसरो का हेडक्वार्टर। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अब कोई कहता है यार इतनी लेट क्यों स्थापना? अरे भाई, लेट करने का वजह ये कि अंग्रेज थे इस समय, 47वें देश आजाद हुआ, क्या कर सकते हैं अपन भी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में कर्नाटक में स्थित है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म बहुत सी बार पूछता है, जैसे एससी और डीसी का फुल फॉर्म पूछा था, उसी प्रकार से इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसका है फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे साथियों, चंद्रयान फर्स्ट प्रेक्षित किया गया था 2008 को। तो पहला जो चंद्रयान था, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सोलर प्लेटें लगी हुई है, सारा जो है सिस्टम है, इसको चंद्रयान को प्रेक्षित किया गया था 2008 में। भारत का पहला चंद्र मिशन था, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को प्रेक्षित किया गया। चंद्रमा पर जल अणुओं के प्रमाण खोजे, ठीक है। आगे देखिए, मंगलयान प्रेक्षित किया गया। तो मंगलयान कहाँ गया था? 2013 में मंगलयान दिया गया था, भेजा गया था। भारत का पहला मंगल मिशन था, 5 नवंबर 2013 को प्रेक्षित किया गया था। प्रथम प्रयास में मंगल कक्षा में पहुंच गया था भारत। आप देख सकते हैं, भारत प्रथम प्रयास में पहुंच गया था। काफी देशों को काफी प्रयास लगे हैं, पर भारत पहले ही प्रयास में जो है मंगल पर चला गया था। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? साथियों, जो कोयला होता है इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला बनता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, लाखों वर्षों में बनता है। और जो पुरानी जो लकड़ियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं जो जब दब गए थे, उनसे ये कोयला निर्माण हो रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम को कहा जाता है, देखो साथियों, जो पेट्रोलियम है ये हम निकाल रहे हैं, ऑयल है, तो इसको कहा जाता है काला सोना। और निश्चित रूप से सोना है, इसके बगैर जो है विकास रुक जाता है, क्योंकि ट्रक मोटर वाहनों में जो भी चलाया जा रहा है साथियों, किससे ले रहे हैं? तो काला सोना कहा जाता है। पेट्रोल डीजल का स्रोत है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शोधन के बाद उपयोग में आता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। स्वच्छ ईंधन है, रंगहीन गैस है, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग में प्रयोग होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, ये बात ध्यान रखिए। आगे देखो, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बताया था साथियों, हीरा, ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर होता है, इसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। यह कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। पेंसिल की नोक जो होती है ना साथियों, उसमें हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगर बाय द वे अगर बात करें, आपके घर में पेंसिल है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो लकड़ी की बनी हुई है, इसको करंट में अपन स्विच में चेक करते हैं, तो कभी कभार ये गलती कर लेते हैं। तो साथियों, ऐसी गलती करना नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है? चालक होता है, और यहां पर आपको करंट लग सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट मुलायम होता है या पेंसिल की लीड बनाने में उपयोग होता है। कार्बन का एक अपरूप है। कोयला मुख्यतः बना होता है, तो कोयला भी किसका बना होता है साथियों? कार्बन का बना होता है। कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्या होती है? कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयले को अलग अलग भागों में बांटा जाता है ना। बिटुमिनस कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। जो कोयले की सबसे बढ़िया किस्म होती है वो एंथ्रासाइट कोयले की होती है साथियों। 3-4 भागों में कोयले को बांटा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? जैसा कि मैंने बताया था कि हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है। तो ये हीरा रहा और ये ग्रेफाइट रहा, तो ये सब क्या है? कार्बन के अपरूप है। दोनों प्रकार कार्बन के भिन्न भिन्न अपरूप होते हैं। हीरा कठोर पारदर्शक होता है, चमकदार होता है। ग्रेफाइट मुलायम काला और परतदार होता है। स्टील में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो स्टील होता है साथियों, उसमें मुख्यतः लोहा पाया जाता है, ठीक है। स्टील का मुख्य तत्व लोहा आयरन होता है। इसमें कार्बन और अन्य तत्व मिलाए जाते हैं। स्टील मजबूत, टिकाऊ और जंग रोधी होता है। क्यों? कहने का मतलब है इस पर जंग नहीं लगता है साथियों। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, 50 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने देते हैं। तो निश्चित रूप से इन 50 ही क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ के वापिस से जाकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, तो निश्चित रूप से 50 के 50 वैसे के वैसे
रटा जाएंगे। जंग लगना साथियों, इंडियन आर्मी में 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लोहे के एक प्लेट है और एक नट बोल्ट रखा गया है, उस पर जंग लग गया। लोहे के ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया से जंग लगती है। नमी की उपस्थिति में जंग तेजी से लगती है। अब देखो जंग कैसे लगती है, क्या होता है? देखो एक्चुअल में क्या है, जंग लगने के लिए चाहिए नमी और हवा। अगर ऑक्सीजन और नमी दोनों है तो जंग लगेगा। अगर ऑक्सीजन है, नमी नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। तो ये दोनों ही चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो बोरवेल होता है उसके अंदर हम बड़े बड़े ऐसे पाइप लगा देते हैं, तो पाइप क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद क्या है, उन्हें नमी तो मिलती है, पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं ना, पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो नमी रहती है पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो सड़ते नहीं है, नहीं तो वो सड़ जाएंगे। नहीं तो आप देखो बाहर का जो पाइप होता है वो बिल्कुल जंग लगकर सड़ जाता है। जंग रोधन की विधि, अब बात करें कि जंग रोधन की विधि, तो पाइप को, लोहे के पाइप को जंग लगने से रोकना, या जो गैल्वेनाइज की जो चद्दर है उसको जंग लगने से रोकना, लोहे की चद्दरों को जंग लगने से रोकना, तो उनके ऊपर एक दूसरी परत चढ़ा दी जाती है। लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइज जैसे कहा जाता है। देखो पाइप में चमक आ गई है। ठीक है, जिंक की परत धातु को जंग से बचाती है। यह विधि धातु को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। सोना सबसे अधिक पाया जाता है साथियों। कहां पर? ये देख सकते हैं सोने के टुकड़े हैं, ये किसी देश का नक्शा नहीं है, ये सोने का टुकड़ा है। तो सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है भारत में, तो कर्नाटक में पाया जाता है। अगर विश्व की बात करें साथियों तो सबसे ज्यादा सोना किसके पास है? चीन के पास है। कर्नाटक भारत में सोने का प्रमुख उत्पादक राज्य। कोलार गोल्ड फील्ड यह प्रसिद्ध है। कोलार की जो खदानें हैं वो प्रसिद्ध है सोने के लिए। एल्यूमिनियम का एक्स क्या है? तो एल्यूमिनियम का एक्स बॉक्साइट है। क्या है? मतलब जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, बॉक्साइट जो है इस टाइप का पत्थर है, उससे क्या है, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यह हल्का, मजबूत और जंगरोधी धातु है। लोहे का अयस्क क्या कहलाता है? तो साथियों लोहे का जो अयस्क होता है, जिससे अयस्क का मतलब होता है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा प्राप्त किया जाता है साथियों हेमेटाइट से। किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। तो हेमेटाइट बोलेंगे लोहे का अयस्क है। ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। आगे देखेंगे साथियों, है ना। तो फिर से आपके लिए एक शानदार सा मोटिवेशन है, और मोटिवेशन तगड़ा है साथियों। देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है एक बच्चा अपनी माँ के साथ लिपटा हुआ है और उन्होंने धूप में जलकर ईंटें उठाई। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो भी ये माता जी वर्क कर रही है ये भी किसी ना किसी बच्चे की माँ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा। और ये देखो, जब आपके स्कूल की फीस जमा करानी रहती है ना, अपनी हर छोटी खुशी हमारी पढ़ाई पर कुर्बान की है उस पिता ने। उन्होंने जो त्याग किया है उसे मैंने अपनी ताकत बना लिया है, और निश्चित रूप से जो है सफलता पाने के लिए ये विद्यार्थी देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है पढ़कर सफलता पा रहा है। स्कूल में पसीना बहाकर अपने सपने गढ़े हैं। तो सुनिए आप मेरी बात को, गरीब माता पिता का बेटा जब पढ़ाई में जीतता है ना साथियों, गरीब माता पिता का बेटा जब पढ़ाई में जीतता है ना साथियों, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल देता है। तो साथियों हमें किस्मत बदलनी है न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा से। तो देखिएगा, इसके बाद हम चलते हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है? जल्दी बताइए, ऊष्मा का सबसे खराब चालक। तो यहां से देखिए, लकड़ी है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है। अगर मैं यहां पर तार लगाता हूं लाइट के, तो सब में करंट आएगा। देखो आप, ये जो स्टील का बर्तन है इसमें आएगा, इसमें भी करंट आएगा, इसमें भी करंट आएगा। पर अगर मैं लकड़ी में तार लगा दूं तो क्या करंट आएगा? नहीं। तो ऊष्मा का चालक का मतलब है जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, करंट प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं इसको गर्म करता हूं, लोहे को, इसको जलाना नहीं है, जल जाए तो दिक्कत आएगी लकड़ी, तो इसको मैं गर्म करता हूं। एक तो मैं इसको इंडक्शन पे रखता हूं, चलो इसको, ठीक है, तो ये क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ये भी इंडक्शन पे क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ये भी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। क्या लकड़ी गर्म होगी? नहीं। गर्म भी होगी तो नीचे से हो जाएगी, पर ऊपर गर्म होगी नहीं, पर ये तो पूरे गर्म हो जाएंगे ना। तो ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा है? छोटे बता दे यार, छोटा भी पूछ रहा है कि या क्या बताएं, पता नहीं पड़ रहा है। तांबा है, चांदी है, लकड़ी है, एल्यूमिनियम है। तो भाई ये लकड़ी है रे। ओ भाई इधर देख, ओ भाई इधर देखना, उधर का देखता है? ठीक है, अच्छा बाजा देख रहा है। देखो छोटू को तो बाजा चाहिए, बाजा दीवार देते हैं इसको। ठीक है, बाजा चाहिए इसको।
क्या चाहिए छोटू? छोटू को पता नहीं चला, बाजा दिवाड़ दो, ठीक है। अरे ये बाजा बहुत काम में आ रहा है अभी, ठीक है। आम के थाले पे लगा दो और चिल्लाते रहो, ठीक है। सब्जी के ठेले पे लगा दो, सभी जगह लगा के क्या कर रहा है, चिल्लाने का समय बचा लिया है भाई ने। तो ये बाजा जो है बड़ा काम आ रहा है। बेरोजगार ध्यान देना, ये काम नहीं आ जाए। तो देखो भाई, तापमापी का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रोंटगन ने या डाल्टन ने? तापमापी बताया था भाई, तापमापी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। पक्का? किसने किया था? गैलीलियो ने। तापमापी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आगे देखिएगा, सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? तो सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? किस वैज्ञानिक से? एंडर्स सेल्सियस ने। भैया फिर छोटू फिर देख रहा है। अरे भाई ये रहा सामने, इधर देख ले भाई, ठीक है। उसको तो बाजा ही चाहिए, राजू इसको बाजा दे दे रे भाई, ठीक है। अब छोटू ही गायब हो गया पर बाजा यही रह गया। केल्विन पैमाने का नाम किस वैज्ञानिक पर रखा गया? लॉर्ड केल्विन्स। सेल्सियस पैमाना इस पे और लॉर्ड केल्विन्स। तो ये रहा ऑप्शन आपका। अगला देखिएगा, जल का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है, बताया हुआ है यहाँ पर, उसने चित्र के द्वारा ही समझा दिया है। छोटू यहाँ देख रहा था तो छोटू के लिए 100 रखा पर छोटू ही खुद भाग गया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर पानी उबलकर वाष्प में बनने लगता है, उसे कहा जाता है। ये देखिए, अब गैस के स्टोव के ऊपर जो है पानी रखा हुआ है और ये उबल रहा है और निश्चित रूप से उबलकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और गर्मी के कारण ऊपर चला जाता है। आप देखो हम कितने कूलर लगा रहे हैं घर के अंदर। कूलर में हमें कम से कम 10 से 15 बाल्टी पानी डालना पड़ता है रात भर में, तब जाके कूलर अपना चलता है। हर घर में कूलर है, हर घर से इतना पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है साथी। और फिर आप कह रहे हैं कि वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। अरे भाई, जितना पानी ऊपर गया नीचे आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। जल का हिमांक क्या होता है? अब जल को हम जमा देते हैं तो उसे हिमांक कहा जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक हो जाता है। ये साइंटिस्ट देखो अलग अलग तरीके से सुधार करके बता रहे हैं। भैया देखो हम भी तैयार हैं। आगे देखो, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई पक्का वोल्ट है कि वाट है कि एम्पियर है? क्वेश्चन नंबर 307, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? क्या आएगी? एम्पियर, ठीक है। आप बोल रहे वोल्ट है, वॉट है, नहीं नहीं, एम्पियर होगी। आगे देखो, विद्युत विभव की इकाई क्या है? एम्पियर, जूल, ओम या वोल्ट? क्या आएगी? वोल्ट। क्या आ जाएगी? विद्युत विभव की इकाई क्या है? वोल्ट। अगला देखो साथियों, प्रतिरोध की इकाई क्या है? जल्दी बताओ। प्रतिरोध की इकाई होगी ओम। क्या होगी? ओम होगी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? बैटरी, वोल्ट मीटर। वाट शक्ति की इकाई है, न्यूटन बल की इकाई है, ठीक है। आगे देखो साथियों, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? अभी हाल बताया मैंने, विद्युत शक्ति की इकाई जूल, ओम, वाट, एम्पियर। अरे भैया आप बियाल बोला था कि अगर किसी में शक्ति होगी तो वो तुम्हारी क्या कर देगा? वाट लगा देगा। देखो ये ना वाट शक्ति की इकाई है भाई, तो विद्युत शक्ति की इकाई भी क्या है? वोट है, ठीक है। आगे देखो, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी? वॉट। उसमें शक्ति होगी तो वाट लगा देगा। तो भैया देखो, भैया को देखो, भैया देखो, भैया सो गए। भैया उठो उठो, पढ़ना है। विद्युत ऊर्जा की प्रचलित इकाई क्या है? बताओ। विद्युत ऊर्जा की प्रचलित इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। किस में नापते हैं? किलोवाट घंटा में। तो किस में नापेंगे भाई? किलोवाट घंटा में। आगे, 1 यूनिट बिजली किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट हावर में। ये रहा, तो 1 किलोवाट हावर में होती है। 1 किलोवाट हावर लिखा रहता है मीटर के ऊपर। आप देखो ये मीटर की संरचना भैया, देखिए। तो 1 किलोवाट हावर, 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट हावर। अगला देखो, ओम का नियम किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। क्या होता है साथियों? ओम का नियम किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये देखिए आप, यहां भी बताया गया है, ठीक है। तो V बराबर IR। क्या बोलेंगे अपन? V बराबर IR। तो V का अर्थ क्या होता है यहां पर? तो V का अर्थ होता है विभव, I का अर्थ होता है धारा, R का अर्थ क्या होता है? प्रतिरोध।
विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जल्दी बताओ, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है साथियों। इसका गलनांक मैंने बताया था 3400 और कुछ होता है। कांच का बल्ब होता है, देखो ये बल्ब जो होता है वो काय का होता है? कांच बिल्कुल लगा हुआ है, कांच। अब ये जो है अंदर वाला जिसको हम बोल रहे हैं ये वाला, ये तंतु होता है, टंगस्टन का बना होता है। सामर्थ्य तार होता है जिससे ये बंधा हुआ रहता है, ये तार, ताकि इसे अपन ऐसे बांध सके गोल गोल करके। तो ये तार होता है और ये आधार होता है जिससे ये जो है होल्डर में लगाया जाता है। विद्युत बल्ब कैसे कार्य करता है? जब विद्युत धारा तंतु से प्रवाहित होती है, ये तंतु है इससे प्रवाहित होती है, तो तंतु गर्म होकर चमकने लगता है। ये तंतु गर्म होकर चमकता है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है। अब इतना सा बड़ा तंतु कितनी ज्यादा रोशनी देता है? तो बात वही होती है, ठीक है। टंगस्टन धातु का गलनांक अधिक होता है, इसलिए यह अत्यधिक ताप पर भी नहीं पिघलती। कितना ही ताप दे दो नहीं पिघलेगी। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या ताप प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे विद्युत प्रवाहित करते हैं तो चुंबक उत्पन्न हो जाता है, और चुंबक उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? विद्युत मोटर पानी बाहर फेंकती है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है चुंबकीय प्रभाव। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो चुंबकीय प्रभाव हो रहा है। ये मोटर को हमने देखो इसका पार्ट कटवा दिया कि आपको देखे कि अंदर क्या है, रोटर बोलते हैं इसको, रोटर। ये चारों तरफ तार लगा हुआ है तांबे का। अब ये घूमेगा और ये मोटर चलेगी। विद्युत धारा बहाने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली में बल लगता है और यह घूमने लगती है। इस कुंडली में बल लगता है और यह घूमने लगती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है। आगे देखो, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण, चुंबक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या परिवर्तन या अपवर्तन? बताइए। तो यह आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलेंगे अपन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे साथियों। ये देख सकते हैं जनरेटर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये प्रेरित धारा होती है, चलता है यहां से। जनरेटर का सिद्धांत, जब किसी चालक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये देख सकते हैं आप जनरेटर का शेप है, जनरेटर चल रहा है यहां से। आगे देखो साथियों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस धारा पर कार्य करता है? दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा पर, स्थिर धारा पर या मिश्रित धारा पर? तो साथियों देखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये किस पर कर रहा है? प्रत्यावर्ती धारा पर करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। यह वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में उपयोगी होता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के संचरण में किया जाता है। आगे देखो, एसी का फुल फॉर्म क्या है? एसी का फुल फॉर्म साथियों अल्टरनेटिंग करंट। तो डिस्च धारा एक तो डीसी होता है, एक एसी होता है, तो अल्टरनेटिव करंट। तो इसका बोला जाता है डीसी का फुल फॉर्म आगे आ रहा है अगले क्वेश्चन में, वो अभी नहीं बताऊंगा। आगे देखो, तो चलो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू बिजली की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 50 हर्ट्ज। आगे देखो, चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? तो चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एन और एस। समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है साथियों। समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और आगे बात करें, असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। अलग अलग होंगे तो क्या होंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। आगे, पृथ्वी को क्या माना जाता है? तारा, ग्रह, विशाल चुंबक या उपग्रह? देखिए, तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। क्या है भाई? विशाल चुंबक है। ग्रह तो है ही है, पर एक विशाल चुंबक है, तो हम चुंबक मान सकते हैं उसको। पृथ्वी को क्या माना जाता है? चुंबक। पृथ्वी के अंदर लोहा यानी आयरन, ठीक है। ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा, है ना, ग्रह भी है वो, ठीक है। तो पृथ्वी को क्या है? आयरन और निकेल की उपस्थिति के कारण यह एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। देख सकते हैं आप, ये चुंबक है एन और एस। इसी कारण कंपास की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। आगे बात करें, चुंबकीय सुई सामान्यतः किस दिशा में ठहरती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई की दिशा में ठहरती है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? बता सकता है कोई? दहन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? तो सूर्य के अंदर क्या होता है साथियों? तो सूर्य के अंदर होता है साथियों नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन होता है। उसके अंदर देख सकते हैं आप, ये जो है हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हीलियम है
और ये दोनों तीनों चारों मिलकर क्या बन रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। आगे देखो, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? देखो, प से होना, प का मतलब है फटना, तो फट जाएगा तो क्या हो गया, नाभिकीय विखंडन। ना परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन विखंडन पर आधारित है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है विखंडित हो गया, बहुत ऊर्जा निकल गई। आगे देखो, ये देखो यहां पर जब परमाणु बम फटता है तो किस प्रकार से जो है आंख के गोले उड़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम काम करेगा नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य के अंदर भी होती है। रेडियम की खोज करता कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो प्रैक्टिकल कर रही है, प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज करी, और आप देखते हैं ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे रेडियम लगाया जाता है, जिससे पीछे आने वाला क्या मान लेता है, लाइट पीछे, हाँ, तो उसको पता पड़ जाता है आगे क्या जा रहा है। तो ये जीवन की रक्षा करने के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण है जो इन्होंने आविष्कार किया। रेडियम की खोज किसने की थी, रेडियम की खोज एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है। इसकी खोज सन 1898 में मैडम क्यूरी ने की थी। इन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर पिच ब्लेड खनिज अयस्क से रेडियम को अलग किया था। आगे देखो, एक्स किरणें की खोज किसने की थी, एक्स किरणों की खोज बताया था रोंटजन ने। किसने की थी भाई साहब, ये जो देख सकते हैं आप हमारे रोंटजन जी है, ठीक है। एक्स किरण की खोज करी थी, आपको बताया था एक्सरा जो होता है उसमें हड्डियां दिख जाती है आपकी एक एक, ठीक है। तो रोंटजन ने क्या किया था, एक्स किरणों की खोज करी थी। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से एक एक्सरे में जो पूरे हाथ के हड्डियों को बता दिया जाता है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होगी साथियों, क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है, क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी कहलाती है। आगे देखिएगा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो भाई साहब हमारे चार्ल्स बेबेज को देखिए, जो कंप्यूटर के क्या है, जनक है। किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो एक छोटा सा कंप्यूटर उनके पास है। अरे छोटा नहीं है भाई, एक कमरे के बराबर था ये। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, कौन सा कहलाएगा भाई, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। क्या आ गया, आर्यभट्ट। अगला देखिएगा आप, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री, देखो देखो शक्ल देखकर पहचानो, शक्ल देखते हैं इनकी भाई साहब की, तो ये भाई साहब है हमारे राकेश जी शर्मा, ठीक है। राइट पहले से लगा दिया, क्या बहुत एक्टिव हो गया यार आजकल तो। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये रे, ठीक है। सोवियत संघ की सहायता से गए थे, याद हो तो बता। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कहां पर है, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत में स्थित है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके बाद, डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय समाज के विकास में योगदान देना, ठीक है। अब बात करें यहां से, तो ये देख सकते हैं इसरो एक रॉकेट है, यहां से लॉन्चिंग करेंगे अब, है ना। आगे देखो, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था, 2006, 2007, 2008, 2009, कब किया गया था, 2008। कब किया गया था साथियों, 2008। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था, 2008 को किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसका प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। ये देख सकते हैं हमारा चंद्रयान ये रहा, ठीक है। चंद्रयान एक की खास बात है, इसे PSLV C-21 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रेक्षित किया गया था, मतलब भारत से प्रेक्षित किया गया था इसको, ठीक है। इसने क्या किया था, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति के प्रमाण हमें भेजे थे कि पानी है वहां पर। मंगलयान का प्रक्षेपण कब किया गया, 2011, 2012, 2013 या 2014, कब किया गया था, 5 नवंबर 2013 को जो मंगलयान का प्रक्षेपण भारत से किया गया था, ठीक है। आगे बात करें अपन, तो जीवाश्म ईंधन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, जल, कोयला, हाइड्रोजन या लकड़ी, कोयला। तो जीवाश्म ईंधन का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है, कोयला। 12 क्वेश्चन और बचे साथियों,
ठीक है। पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो मंदसौर जिला है उसमें जो अफीम है उसे भी काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है साथियों? उसका नाम है काला सोना। पेट्रोलियम के बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के बिगड़ तो गाड़ियां नहीं चल पाएगी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो देख सकते हैं नेचुरल गैस है। प्राकृतिक गैस का मतलब नेचुरल गैस, और CH4 इसका सूत्र होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहां पर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है बताइए? हीरा। तो सबसे अधिक प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है भाई साहब? हीरा, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्रेफाइट का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बच्चे जो लिखते हैं ना पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पेंसिल से लिखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग मुख्यतः पेंसिल में किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट के अन्य उपयोग है, बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, बल्ब में कार्बन आर्क के लैंप के रूप में यूज करते हैं, तार में लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। कोयला मुख्यतः किस तत्व से बना होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन? तो ये बना होता है साथियों कार्बन से, ठीक है। कोयला मुख्यतः किस तत्व से बना होता है? तो ये बना होता है देखो कार्बन से, ठीक है। साइड में जानकारी इसलिए दी है कि जो PDF पढ़ेंगे ना बच्चे, जब ये PDF उनके पास जाएगा तो उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए इन चीजों के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम तैयारी करवा रहे हैं इस चीज की कि आपका सिलेक्शन हो। तो देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट का मैंने बताया था जो है वो कार्बन के अपरूप है। ये रहा आपका हीरा, ये रहा आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है ना, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। स्टील का मुख्य तत्व कौन सा है? तांबा, जस्ता, लोहा या सीसा? तो भाई स्टील का मुख्य तत्व होता है लोहा यानी आयरन। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या आंसर होगा साथियों? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण। किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। इंडियन आर्मी में 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है जंग से। आगे देखो साथियों, जंग रोधक की विधि क्या कहलाती है? जंग का मतलब है, जंग रोधक का मतलब यह है कि जैसे कोई लोहे का पाइप होता है उसको जंग लगने से रोकना। तो या तो हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, अब पेंट कर दें कुछ समय के बाद क्या होगा? वो खुल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो देख सकते हैं जंग रोधन की विधि क्या कहलाती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर जिंक, ये लोहा देखो आप, जो लोहा है बिल्कुल स्टील के जैसे दिख रहा है, तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। भारत में सोना सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? बताया था भारत में सबसे ज्यादा सोना जो है कर्नाटक में पाया जाता है। कोलार की खानें प्रसिद्ध होती हैं, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यह स्थित कोलार की स्वर्ण खदान है जहां से इस टाइप का जो है सोना प्राप्त किया जाता है। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा सोना अगर किसी देश की बात करें तो वो चीन के पास है। आगे देखो साथियों, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया? अयस्क का मतलब यह है कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त करते हैं? तो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं भाई बॉक्साइट से, और सिनेमार से प्राप्त किया जाता है पारे का अयस्क ही ये, ठीक है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखो, लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ठीक है, लोहे का प्रमुख अयस्क की अगर बात करें तो उसका नाम होता है साथियों हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। तो देख सकते हैं लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? लोहे का प्राकृतिक में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है जिसमें हेमेटाइट सबसे प्रमुख अयस्क होता है। इसका सूत्र जो है Fe2O3 होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है। हेमेटाइट की विशेषता है ये दे रखी है, जितना भी है आप पढ़ सकते हैं, डिटेल आपके पास है। हो गए? तो 50 क्वेश्चन जो थे वो पूरा जो है हो चुका है, और 50 क्वेश्चन पूरे होने के बाद ये मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितने तक चले गए साथियों? 350 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कल 50 क्वेश्चन का और बायोडाटा आपके पास रहेगा और 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप 400 क्वेश्चन को बिल्कुल ही रट के रखेंगे, और ये पूरे रिलेटेड है साइंस से और अच्छे से क्वेश्चंस बनाए हैं। तो जय हिंद, जय भारत साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।